बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8611 यूनिट 4 रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। तो इससे पहले कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है क्या, आप फिर मिरर क्यों देखते हो, घर से बाहर जाने से पहले आप मिरर क्यों देखते हो, हाउ डज़ रिफ्लेक्शन हेल्प यू, रिफ्लेक्शन आपको कैसे मदद करती है। तो यही चीज़ें इस रिफ्लेक्शन का यही मतलब होता है कि आप अपना ख़ुद को देखते हो, अपना अक्स देखते हो, आप जो चीज़ें करते हो उन्हीं को देखते हो, उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो, उन्हीं को लिखते हो, राइट डाउन करते हो, ताकि आपको पता चल सके कि आप की जो कमियां कौन सी हैं, खूबियाँ कौन सी हैं, आपने ख़ुद को कैसे बेहतर बनाना है। रिफ्लेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। होम अ फैमिली इज़ अ सोशल स्ट्रक्चर, एवरी फैमिली मेम्बर नीड्स टू रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट दे डू। तो वो कहता है कि फैमिली जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट सोशल माशरती जो स्ट्रक्चर है, और हर फैमिली मेम्बर को चाहिए कि वो ख़ुद का एक रिफ्लेक्ट ले कि वो क्या करता है, वाई दे डू इट, वो क्यों ये करता है, वो ये क्यों करते हैं, एंड हाउ दे कैन डू इट बेटर फॉर फैमिली बेटरमेंट, कि वो फैमिली की बेहतरी के लिए कैसे कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन वो तो हो गया फैमिली का एक कंसेप्ट कि ठीक है, फैमिली में हर बंदा जो है ना अगर वो रिफ्लेक्टिव एक इमेज करेगा, एक जो है ना अपना रिफ्लेक्शन लेगा, तो उससे वो फैमिली के बेहतरी के लिए काम कर पाएगा। Organization is set up in which people interact for a purpose and they need to reflect if their actions and behaviors are fulfilling the purpose without harming anyone। तो ऑर्गेनाइजेशन एक समझ लें स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या होता है कि लोगों के पर्पस या गोल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, और वो उन गोल्स को अचीव करने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए। तो ये होती है एक ऑर्गेनाइजेशन या एक जो है ना इंस्टीट्यूशन जिसमें सब लोग मिलकर एक कॉमन गोल के लिए वर्क करते हैं, उसके लिए वो एक्शन करते हैं, उनका बिहेवियर जो होता है वो उन पर्पस, उन ऑब्जेक्टिव्स, उन गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए होता है। अब सोसाइटी जो है ना एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनल, प्राइवेट एंड पब्लिक सेटअप्स है इन विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स नीड टू रिफ्लेक्ट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एनी सोशल इंटरेक्शन। तो सोसाइटी जो माशरा है ये एक बड़ी जो है ना वो स्ट्रक्चर है, कुछ लोगों का अपने पर्सनल या प्राइवेट या मिलजुल के जो है ना पब्लिक सेटअप होता है, जिसमें इंडिविजुअल जो होता है ना एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एंड सोशल इंटरेक्शन, के लोग मिलने जुलने के दौरान जो है ना वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन जो करते हैं उसमें खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनका क्या रोल है, वो क्या करते हैं सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में उनका क्या रोल है, कैसे करते हैं, और एक दूसरा क्या करता है। तो ये जो है ना ये होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज़ द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एन एक्शन ऑन एक्शन इन ऑर्डर टू कीप द लर्निंग प्रोसेस इन साइकिल। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है ना वो एक एबिलिटी है, एक काबिलियत है बंदे की कि वो रिफ़्लेक्ट करता है एक एक्शन को, इसलिए ताकि जो है ना जो लर्निंग प्रोसेस है वो चलता रहे। ठीक है, तो रिफ़्लेक्शन इसलिए होती है कि आप जो है ना जो सीखना चाह रहे हो या जो लर्निंग प्रोसेस है वो चलता रहे, आप इस तरह जो है ना ये आपकी खासियत होती है, आप इस ऑर्डर में चीज़ों को रिफ़्लेक्ट करते हो। आफ्टर एनालाइजिंग एंड इवेलुएटिंग वी डेवलप द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स इन प्रैक्टिस, दिस प्रैक्टिस इज़ बीइंग डन फॉर द बेटर फ्यूचर, सच प्रोसेस इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। तो ये रेड ने जो है ना वो रेड ने डेफिनेशन दी थी कि एनालाइज करना और इवेलुएट करना, के जायज़ा लेना और एनालिसिस करना, वी डेवलप द थियोरेटिकल एस्पेक्ट इन प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में हम थीरीज दे देते हैं कि जी है ना इस जायज़ा लेने के बाद कि इस तरह करेंगे तो ये फ़ायदा होगा, इस तरह करेंगे तो ये होगा। दिस प्रैक्टिस इज़ बीइंग डन फॉर द बेटर ऑफ फ्यूचर। तो ये बेहतरीन फ्यूचर के लिए जो होती है ना इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन के। एनालाइज करके आप जो है ना इवालुएट करके एक नई थ्योरी दे दें कि इस तरह जो है ना चीज़ें बेहतर हो सकती हैं फ्यूचर में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज़ मोर देन मेयरली थिंकिंग और म्यूजिंग, रिफ्लेक्शन इज़ नॉट सिंपल बट कम्प्लेक्स इन नेचर। तो रिफ्लेक्शन ये नहीं है कि आप सिर्फ सोचो और जो है ना ख्याली पुलाव बनाओ कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्शन एक बहुत जो है ना सिंपल प्रोसेस नहीं है, बड़ा कम्प्लेक्स है नेचर में, बड़ा जो है ना टफ और बड़ा उलझा हुआ प्रोसेस है। इट इज़ प्लान्ड एंड ब्रेनी एक्टिविटी दैट फ्लरिश लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ये तभी मुमकिन है जब आपके माइंड में प्लानिंग हो, माइंड मैपिंग हो और ब्रेनी एक्टिविटी है। ठीक है, दिमागी जो है ना वो साल काम करना पड़ता है जो आपकी लर्निंग को फैलाता है, फ्लरिश करता है एक्सपीरियंस को, एक्सपीरियंस से।
थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स एंड ये ऊपर डेवी ने जो थी ना वो डेफिनेशन दी थी कि रिफ्लेक्शन कोई सिंपल चीज़ नहीं है जिसमें आप सिर्फ सोचते रहो या ख्याल करते रहो, बल्कि ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो इसमें प्लान और दिमाग का बड़ा यूज़ होता है। थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव एंड मॉडल्स, जॉन डेवी ने जो है ना रिफ्लेक्शन पे अब दिया है, व्हाट कंट्रीब्यूट्स द लर्निंग इज़ नॉट कन्फाइंड टू इमेजिनेशन बिलीव एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो वो कहता है कि जो चीज़ कंट्रीब्यूट टू लर्निंग, वो जो चीज़ लर्निंग तालीम या जो सिखाने में कंट्रीब्यूट करती है वो कन्फाइंड नहीं रहती टू इमेजिनेशन। वो इमेजिनेशन सिर्फ आपके ख्यालों ख्वाबों तक महदूद नहीं रहती, बिलीव्स तक नहीं रहती एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या आपकी जो शौहरी तौर है उस पर कॉन्शियसनेस पे नहीं होती। कि जो चीज़ आप सीखना चाहते हो, जो चीज़ आपको सिखाती है, वो सिर्फ इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती कि आपका ख्याल क्या है, आपका बिलीव्स क्या है, आपकी जो है ना कॉन्शियसनेस क्या है, वो महदूद नहीं होती, कन्फाइंड नहीं होती। देयर आर सर्टनली पार्ट ऑफ ओवर थिंकिंग एक्टिविटीज़ बट प्ले टू लेस आ पार्ट इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये जो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं पार्ट होते हैं हमारी सोच के, एक्टिविटीज़ के, वो बहुत कम पार्ट प्ले करते हैं। टू लेस आ पार्ट इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लंबी जो लर्निंग जो लोग लाइफ लॉन्ग सीखते रहते हैं उनमें ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, ये थिंकिंग एक्टिविटीज़ ये नहीं इफ़ेक्ट करती, नहीं इतना रोल प्ले करती। इन द कंटेक्स ऑफ लर्निंग रिफ्लेक्स प्ले ए डिफरेंट रोल। तो अगर आप लर्निंग करना चाहते हो, लर्निंग के आप क्यूरियस हो अबाउट लर्निंग, देन द रिफ्लेक्शन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल रोल इन दिस सिचुएशन। Davy defines reflection as the active, persistent and careful consideration of any belief। के एक्टिव जो चलता रहता है, persistent, प्रॉपर एंड केयरफुल कंसिडरेशन, और बहुत जो है ना केयरफुल कंसिडरेशन है किसी बिलीव की आर सपोज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज इन द लाइट ऑफ द ग्राउंड्स दैट सपोर्ट इट एंड द फर्दर कंक्लूजन टू विच इट टेंड्स। तो जो रिफ्लेक्शन है एक बहुत ही एक्टिव, फिर परसिस्टेंट, जारी रहने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त केयरफुल जो है ना कंसिड्रेशन है किसी बिलीव की, या इसको समझा जाता है कि ये एक नॉलेज की ऐसी फॉर्म है जो लाइट देता है इन द फॉर्म, इन द लाइट ऑफ द ग्राउंड्स दैट सपोर्ट, के उन बेसिक चीज़ों की लाइट है जो सपोर्ट करते हैं इट एंड द इट फर्दर कंक्लूजन टू विच, या जो वहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, फर्दर जहाँ तक मज़ीद आप जाना चाहते हो, जो चीज़ आप मज़ीद हासिल करना चाहते हो वहाँ तक आपको हेल्प करता है। ये चीज़ है रिफ्लेक्शन के। एक्टिव है, परसिस्टेंट है, केयरफुल कंसिड्रेशन है, और बिलीफ का, या ये समझा जाता है कि ये नॉलेज की ऐसी लाइट है जो उन चीज़ों की लाइट है जो बिल्कुल ग्राउंड है नॉलेज हासिल करने की, उन ताकि वो हेल्प करती है ताकि जो है ना आप नॉलेज हासिल करें और मज़ीद नॉलेज हासिल करें जहाँ तक आप जो है ना वो नतीजन कंक्लूजन तक जाना चाहते हैं। अब स्टेजेस क्या हैं रिफ्लेक्शन की? परप्लेक्सिटी है। परप्लेक्सिटी का मतलब होता है उलझन, उलझाओ, कन्फ्यूजन। इट स्टार्ट व्हेन एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू सजेशन एन आइडिया दैट ही और शी कन्फ्रंट्स विद अ प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल, ये तब परप्लेक्सिटी तब स्टार्ट होती है जब कोई इंडिविजुअल, जब कोई अफराद जो क्या करता है वो कोई सजेशन रिस्पॉन्ड करता है या कोई आइडिया देता है एक प्रॉब्लम की सिचुएशन में, एक प्रॉब्लम के हालात में, कि जब उसे कोई प्रॉब्लम पहुंचती है तो तब जब कोई शख्स से देता है, सजेशन देता है, कोई सलाह देता है, कोई जो है ना वो चीज़ सजेस्ट करता है, तब उसको कहते हैं परप्लेक्सिटी। दूसरा एलोब्रेशन। एलोब्रेशन का मतलब होता है वजाहत देना, ठीक है, तफसील देना। इज़ द सेकंड स्टेज। तो पहली स्टेज में उसने एक कन्फ्यूजन जो है ना वो सजेशन दिया है एक जो है ना टफ प्रॉब्लम में जब उसे कोई पहुंची है। तो अब एलोब्रेशन क्या है? सेकंड स्टेज है। सून आफ्टर कन्फ्रंटिंग प्रॉब्लम द इंडिविजुअल रिकॉल द प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो जैसे ही प्रॉब्लम आई उसने सिचुएशन दिया परप्लेक्सिटी के बाद, अब जैसे उसे प्रॉब्लम आई तो उसने कहा कि एक्सपीरियंस अपने के लिहाज से कि उसने पहले ये काम किया था या इससे पहले कोई कभी उसे प्रॉब्लम फेस हुई थी। इट्स प्रोज एंड कॉन्स, तो उसने उसके फ़ायदे नुकसान देखे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखे। तो ये उसकी उसने वजाहत कर दी है। आप पहले उसको प्रॉब्लम कन्फ्रंट हुई, प्रॉब्लम सामने आई उसके, फिर उसने अपने एक्सपीरियंस से उस प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश की, उसने अपने एक्सपीरियंस से उसके प्रोज और कॉन्स देखे और उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें जो है ना इफेक्ट देखे।
तो ये अब उसने वजाहत दी थी, एलोबरेट कर दिया। इन द लाइट ऑफ द एलोबरेशन द पर्सन सेट्स द हाइपोथेसिस व्हाट हैपेंड व्हाई एंड हाउ एंड व्हाट बेस्ट चॉइस वाज एट दैट टाइम। तो जब उस प्रॉब्लम को वो एलोब्रेशन के थ्रू अब क्या करता है, पहले उसने वजाहत कर दी, अब वो चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहा है, अब चीज़ों को जो है ना वो एक सिस्टमेटिक वे से ले रहा है। अब वो हाइपोथेसिस बना रहा है कि कब क्यों कैसे जो है ना वो चीज़ें हुई और कौन सी चीज़ें जो है ना उसने कौन सी चॉइसेस उस वक्त उसने बनाई थी, कौन सी चॉइस ली थी। When a person come across with the some experience or same to some extent, he then compare the existing problem and its hypothesis with the previously learned experience and its hypothesis. This stage of comparing hypothesis enables him to come to some better conclusion. अब क्या होता है कि एक बंदा जब वो एक ही एक्सपीरियंस से ये काफ़ी देर तक जो है ना अटैच रहता है, काफ़ी देर तक, तो वो फिर कंपेयर करता है कि जो उसको एग्जिस्ट अभी प्रॉब्लम आई है वो उसका हाइपोथेसिस और जो उसने एक्सपीरियंस से सीखा है उन चीज़ों को जो है वो कंपेयर करता है कि पहले फॉर एग्जांपल एक चीज़ पे वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो उसके रिलेटेड अगर उसके लिहाज से उसको पास एक्सपीरियंस भी है, अब उसे कोई प्रॉब्लम आई है तो अब वो कंपेयर कर रहा है कि जो पहले प्रॉब्लम थी और जो अब प्रॉब्लम है उसमें क्या फ़र्क है। तो इसको कहते हैं कंपेयरिंग हाइपोथेसिस। दो चीज़ों को आपस में वो कंपेयर करता है और ये चीज़ें उसे इनेबल हिम टू, वो चीज़ें इसे इस काबिल बनाती हैं कि वो बेटर कंक्लूजन पर पहुंच सके, बेहतरीन जो है ना वो डिसीजन ले सके, नतीजा अखज़ कर सके। इसको कहते हैं कंपेयरिंग हाइपोथेसिस के दो प्रॉब्लम, दो हाइपोथेसिस को वो कंपेयर करता है, एक पहले वाला जो उसने लाइफ में एक्सपीरियंस किया और एक जो एग्जिस्ट जो अभी प्रेजेंटली उस फेस कर रहा है। After carefully examining all the hypotheses, he is now ready for the final stage. तो एग्ज़ामाइन करने के बाद, सारे जो है ना जायज़े लेने के बाद हाइपोथेसिस के मफरूज़े के, तो वो अब इस फाइनल स्टेज पर पहुंचा है टेकिंग एक्शन के, अब वो अमल करे, अब वो एक्शन ले। दिस एक्शन इज़ नाउ a well thought of and based on reflective thinking process। तो ये जो एक्शन है अब नो ए वेल थॉट ऑफ, अब एक अच्छी सोच है कि रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग प्रोसेस की जाए कि आपकी जो रिफ्लेक्शन है, आपने जो चीज़ें बनाई हैं अब उनको आपने एक्सपीरियंस के थ्रू इंटरप्रेट कर लिया है, सबको एलोब्रेट कर लिया है, सब हाइपोथेसिस बना लिए हैं, कंपेयरिंग हाइपोथेसिस हो गया है, अब आप जो है ना एक्शन का टाइम हो गया, अब आप एक्शन करें। अब 3 एटीट्यूड्स होते हैं। इन फैक्ट टू डेवी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फॉस्टर्स द डेवलपमेंट ऑफ 3 एटीट्यूड्स दैट फर्दर द हैबिट ऑफ थिंकिंग इन ए रिफ्लेक्टिव वे। तो डेवी ने कहा कि जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है वो डेवलप देती है मज़ीद 3 एटीट्यूड को, जिनमें जो है ना क्या है, हैबिट ऑफ थिंकिंग इन ए रिफ्लेक्टिव वे, कि एक रिफ्लेक्टिव वे से जो है ना वो सोचना, ये आदत बंदे के अंदर डेवलप करती है। ये 3 एटीट्यूड हैं। 1 ओपन माइंडनेस, के बिल्कुल ओपन रहना, और जो है ना प्रेजुडिस के बिल्कुल तासब या इस तरह की जो होती हैं चीज़ें, कंपेयर करना, कोई तासब करना, कोई फ़र्क करना, उन चीज़ों से बिल्कुल जो है ना वो फ्री हो, बिल्कुल ओपन माइंडनेस हो, ओपनली चीज़ों को जो है ना वो ले, फ़र्क ना करे उनमें कि ये अच्छी है, ये बुरी है, ये उसके लिए फ़ायदेमंद है, ये नुकसानदेह है, ठीक है। होल हार्टनेस और ऑब्जर्व इंटरेस्ट, तो पूरे दिल से काम करे, होल हार्ट, ठीक है ना, हार्टेडनेस कि पूरे दिल से काम करे, फोकस करे गोल पे, उसकी रिफ्लेक्शन पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो जिम्मेदारी ले कि जो वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा, वो नतीजे जो वो चॉइसेस बना रहा है उसकी अगर कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसके फ़ायदे हैं या नुकसान है। ये जॉन डेवी ने कहा था 1944 में। उसके बाद सचिन मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव परस्पेक्टिव, तो अकॉर्डिंग टू सचिन प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ इज़ डेवलप थ्रू रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। तो वो कहता है कि आप किसी प्रोफेशन में अगर काम कर रहे हैं तो आपका उस प्रोफेशनल का नॉलेज जो आपने उस काम के लिए या टीचिंग के लिए सीखा है, एंड एक्सपर्टीज़ जो आपकी महारतें हैं, जिन चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो, वही आपको वो चीज़ें डेवलप होती हैं थ्रू रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। कि आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी चीज़ों को डेली बेस पे चेक करेंगे, लॉन्ग टाइम चेक करेंगे, 6 मंथ की, साल की, कि आपका रिज़ल्ट क्या है, आप में क्या कमियां थी, आपने क्या काम कैसे किया, कब किया, क्या चॉइसेस आपने बनाई हैं, कौन सी सिचुएशन में आपने क्या किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो
हेल्प करती हैं आपको आपको प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपर्टीज को डेवलप करने में। अब सचिन वाज बेसिकली इंटरेस्टेड इन नोइंग एज व्हेन, अच्छा ये नाम शॉन है, शॉन वाज बेसिकली, कि स्पेलिंग सचिन वाले नहीं है, शॉन है, SCHON, शॉन। शॉन वाज बेसिकली इंटरेस्टेड इन नोइंग एज टू व्हेन एंड हाउ द प्रोफेशनल्स यूज रिफ्लेक्शन फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो शॉन जो बेसिकली था वो इंटरेस्टेड था चीज़ों को जानने में कि कब और कैसे जो है ना प्रोफेशनल लोग रिफ्लेक्शन शो करते हैं, यूज़ रिफ्लेक्शन फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, रिफ्लेक्शन डेवलपमेंट के लिए जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं, और कब और कैसे जो है ना वो यूज़ करते हैं रिफ्लेक्शन को, ताकि उनके अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके। शॉन शॉन्स वर्क वाज बेस्ड ऑन द प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका जो बेसिक वर्क था वो बेस ही इन्हीं चीज़ों पर कर रहा था कि आप प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कैसे की जाए, थ्योरी कैसे डेवलप की जाए, या प्रैक्टिस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में क्या कहा जाए। हीज़ वर्क इज़ ऑन रिफ्लेक्शन इन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। तो इसका जो काम है वो रिफ्लेक्शन इन एक्शन और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन पे है, कि इन एक्शन कैसे करेगा और ऑन एक्शन, इसके बारे में उसने स्टडी किया जो शॉन था। अब शॉन्स का मॉडल क्या है, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्टिंग एज समथिंग हैपन्स, कि इस तरह रिफ्लेक्ट करना कि जो है ना वो कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है, समथिंग हैपन्स, कुछ हुआ है। जैसे कंसीडर द सिचुएशन, सबसे पहले आप सिचुएशन को कंसीडर करें कि आपको सिचुएशन कौन सी जो है ना वो आई है। डिसाइड करें हाउ टू एक्ट, कि आपने उस सिचुएशन में आप कैसे जो है ना, फॉर एग्जांपल कोई टफ सिचुएशन आ गया है जिसमें आपको गुस्सा आ गया है, अब आपने डिसाइड करना है आपने कैसे एक्ट करना है। फिर आपको एक्ट भी इमीडिएटली करना है, फिर फ़ौरन जो है ना वो एक्ट करना है, कि उसका रिस्पॉन्स भी देना है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन इन एक्शन। तो आपने जो है ना इन एक्शन में आप खुद को रिफ्लेक्ट कैसे किया है। फिर है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, रिफ्लेक्टिंग एन अदर आफ्टर समथिंग हैपन्स। तो ऑन एक्शन है, ये है कि जब चीज़ हो गई है तो अब आपने रिफ्लेक्ट करना है, उसके बाद रिस्पॉन्स देना है। रिकन्सिडर द सिचुएशन, अब आप जो सिचुएशन हुई थी पहले जिसके बारे में आपने रिएक्ट करना, आप उसके बारे में सोचें। थिंक अबाउट व्हाट नीड्स चेंजिंग फॉर द फ्यूचर, अब आप जो है ना वो सोचें कि आप कौन सी चीज़ें चाहिए ताकि जो है ना वो आप फिर फ्यूचर के जो कंक्लूजन है उनको आप चेंज कर सकें। तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। इन एक्शन के आपने सिचुएशन के ड्यूरिंग द सिचुएशन आपने रिस्पॉन्स करना है, और ऑन एक्शन आपने पोस्ट जो है ना वो सिचुएशन रिएक्ट करना है, एक्शन करना है। अब कॉल मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, तो अकॉर्डिंग टू डेविड कॉल the learning process becomes easier by going through the four stages of learning despite people preference for a certain stage। तो क्या होता है, वो डेविड कॉल्ब कहता है कि लर्निंग सीखने के लिए जो ऐसा प्रोसेस है ये बहुत इजी हो जाता है जब आप इन 4 स्टेजेस से गुजरते हो, बेशक आपकी प्रेफरेंस इन स्टेज में से कोई भी हो। अब जो कॉल्ब्स की 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग हैं उनमें इज़ ए साइक्लिक प्रोसेस, वो एक साइक्लिक प्रोसेस है इन विच पीपल मस्ट वर्क थ्रू ईच ऑफ द 4 स्टेज। तो लोग इन 4 स्टेज में से काम करते हुए गुजरते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि इनमें से स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, बट प्रेफरेबली इन द सेम ऑर्डर, लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि लोग इसको सेम ऑर्डर में ही फेस करते हैं। ये 4 साइकिल आप सबसे पहले क्रिएट एक्सपीरियंस के, सबसे पहले तो लोग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। कुछ लोग कंक्रीट एक्सपीरियंस होता है उनका कि ठीक है मुझे ये ऐसी सिचुएशनों से मैं निपटा हूँ, ऐसी सिचुएशनें मैंने देखी हैं, तो वो सबसे पहले तो उनके बारे में जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो कंक्रीट होता है। वो एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस होता है जो है ना वो ज़्यादा एक्सपीरियंस के थ्रू ही बंदा लर्निंग करता है, और एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग होता है। जो आपने एक्सपीरियंस चीज़ें की होती हैं वो कभी नहीं आपको भूलती, वो आपको हेल्प करती रहती हैं दुनिया ज़िंदगी में। तो कंक्रीट मजबूत एक्सपीरियंस होता है। फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है, वो ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, रिफ्लेक्शन करते हैं कि हाँ जो है ना ये करेंगे, ऐसा करेंगे तो ठीक होगा, वैसा करेंगे तो नहीं ठीक होगा। तो ये जो है ना रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन वो जायज़ा होता है। फिर अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन होती है, कंसेप्ट होते हैं उनके दिमाग में कि जो है ना अब्स्ट्रैक्ट से, ठीक है, कि जो है ना कैसे उन्हें चीज़ों को सही करना है, कैसे किस तरह करना है, इधर उधर के जो है ना उनके अंदर कंसेप्ट होते हैं। फिर वो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। फिर उनमें से कुछ जो कंसेप्ट होते हैं उनको वो एक्टिव करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन उन पे एक्शन करते हैं, उनको एक्शन में लाते हैं। तो फिर जाके जो है ना वो दोबारा उन वो चीज़ें नेक्स्ट के लिए एक्सपीरियंस बन जाती हैं। फिर वो नेक्स्ट इसी तरह ये प्रोसेस, ये साइकिल चलता रहता है। पीटर डेटा मॉडल जो है,
पीटर डिस्क्राइब ए प्रोसेस कॉल्ड डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। तो पीटर का जो था वो भी 4 स्टेप पे कंसिस्ट करता है, उसमें भी 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले डिस्क्राइब, तो वही के सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है कि सिचुएशन है क्या, कौन सी सिचुएशन में फंस के हैं, क्या सिचुएशन आ गई है, किस तरह की सिचुएशन है। फिर एनालाइज करते हैं कि उसके फैक्ट्स क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, अजम्पशन क्या हैं। कि फैक्ट्स आप उसकी बेसिक चीज़ें क्या हैं, उसके बारे में नेचुरल क्या अटैच चीज़ें जो सिचुएशन है उसके बारे में यकीन, बिलीव्स, अजम्पशन सब देखते हैं। फिर थ्योराइज करते हैं चीज़ों को, द नॉन थ्योरीज टू रिजॉल्व द इशू। तो फिर वो जो है ना वो थ्योरीज को अप्लाई करते हैं उस पर जो प्रॉब्लम जो सिचुएशन है। पहले उसको सिचुएशन को बेसिक एलिमेंट ऑफ सिचुएशन जानते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। आप थ्योराइज कर रहे हैं, आप चीज़ों को जो है ना वो थ्योरीज को इस्तेमाल करें ताकि रिजॉल्व कर सकें इशू को। फिर आप एक्ट कर सकें। आफ्टर इवेलुएटिंग द अल्टरनेटिव्स डिसाइड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। आप जो है ना उस सिचुएशन के मुताबिक वो उन थ्योरीज को अप्लाई करेंगे और एक्ट करेंगे, एक्शन करेंगे, अमल करेंगे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ब्रोकफील्ड 4 क्रिटिकल लेंसेज। अब ब्रोकफील्ड ने जो है ना वो सजेस्ट किया दैट वी इम्प्लाई 4 क्रिटिकल इशू लेंसेज के हम 4 जो है ना क्रिटिकल लेंसेज को अप्लाई कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम जो है ना एक अपनी प्रैक्टिस का रिव्यू ले सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपॉन ओवर प्रैक्टिस। इनमें सबसे पहले क्या है, ओवर ऑन व्यू। सबसे पहले कि हमारा अपना व्यू क्या है, विच ही रेफर्स टू द ऑटोबायोग्राफी, जिसको कहते हैं कि ऑटोबायोग्राफी, कि उस सिचुएशन के बारे में हमारा अपना व्यू क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारे दिमाग में क्या है उसका सलूशन। फिर दैट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, वो होगा कि हमारे स्टूडेंट कैसे हैं, हमारे स्टूडेंट हो सकते हैं, हमारे स्टूडेंट में का क्या मसला है। फिर दैट ऑफ ओवर फेलो प्रोफेशनलिस्ट, तो वो जो हैं ओवर ऑन व्यू में वो भी आते हैं कि हमारे फेलो जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे कोलीग्स हैं, उनका क्या व्यू है। एंड द वेरियस थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स प्रोपोंडेड इन एजुकेशन लिटरेचर, या वो सारी थीरीज़ जो लोगों ने एजुकेशन लिटरेचर में लिखी हैं, तो हम उन सब को देखते हैं तो हमारा व्यू जो है वो पता चलता है हमें। ये 4 स्टेप्स जो हैं वो काम देते हैं। अब रोलिफ एटॉल ने जो है ना फ्रेमवर्क ऑन रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव ये एक पब्लिश किया है, जिसमें सबसे पहले कि वाट के सिचुएशन है क्या, उसकी कंसिक्वेंसेस क्या हो गए, उसके बारे में फीलिंग्स, उसकी प्रॉब्लम, उसके रिस्पॉन्सेस, ये सब जानना। तो ये होगी स्टेज 1। फिर सो व्हाट, फिर दूसरी स्टेज है कि आप जब वो जब पता चलेगी फिर आप जो है ना आप क्या होगा। ठीक है, आप ऐसी सिचुएशन में जो है ना वो सो व्हाट, आप कैसे क्या होगा, कैसे करना है। फिर तीसरी है नो व्हाट, कि अब क्या करना है, कि व्हाट क्या हुआ है, सो व्हाट ये हुआ है तो ये आगे क्या होगा, क्या सो व्हाट क्या है। ठीक है, फिर जो है ना नो व्हाट अब क्या करना है। ये सब चीज़ें जो है ना वो स्टेजेस हैं। एक्शन एंड रिफ्लेक्शन इन टीचिंग एंड लर्निंग, तो आप through reflective perspective models, learning from experience require shuttling back and forth from observation, the examination and reflection on these, on those observation and then acting on those conclusion। तो रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव जो मॉडल हैं वो लर्निंग रिक्वायर करते हैं कि आप एक्सपीरियंस से सीखें, और फिर आपको ऑब्जर्वेशन में हेल्प करते हैं ताकि आप जो फाइनल कंक्लूजन है उनके ऊपर एक्ट कर सकें। तो रिफ्लेक्शन का बेसिकली यही मकसद है, आप प्रॉब्लम को जो है ना वो ऑब्ज़र्व करें, एवालुएट करें, फिर उस प्रॉब्लम को जांचें और इन्वेस्टिगेट करें, फिर उस पर एक्ट करें एंड पे, और कंक्लूजन को बेहतर बनाएं। देन द मोर पीपल रिफ्लेक्ट बिफोर, during and after an action, the better they get as professionals and the more they can learn about themselves। तो वो लोग जो इन एक्शन या ऑन एक्शन जो सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, जो सिचुएशन को समझते हैं, जो खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं, वही लोग अच्छे हायर लेवल की जो है ना प्रोफेशनल्स बनते हैं। वही लोग सीखते हैं, वही खुद को डेवलप करते हैं, लर्न करते हैं अबाउट देमसेल्फ, अपने बारे में सीखते हैं। टू बी रिफ्लेक्टिव इन द इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन में रिफ्लेक्टिव होना, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स आस्क questions routinely and deliberately to themselves and then use their answers to guide and change their instruction practice। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको जांचते हैं, उनका जो है ना अक्स देखते हैं कि उन्होंने वो कैसे जो है ना चीज़ें इंस्ट्रक्ट की, कैसे वो उनको बेहतर कर सकते हैं, तो कैसे प्रैक्टिस करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इनको हेल्प करती हैं रिफ्लेक्टिव जो है वो प्रैक्टिस में, रिफ्लेक्टिव एक्शन में, ताकि जो है ना वो बेहतर हो सकें। थैंक यू, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इंशाल्लाह वी विल कवर soon all the chapters।
So if you like the channel and get any beneficial video or lecture from here, then subscribe the channel and like and share the link